हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपके नीट के काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, आप सभी को पता है। लेकिन उस शेड्यूल के अंदर बहुत सारी ऐसे पॉइंट हैं जो चीजें समझ नहीं आ रहे हैं कि आखिर स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जो समय दिया हुआ है ये क्या है। सारी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल समझेंगे आपके एमसीसी के शेड्यूल के बारे में। सेकंड, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की। आपको काउंसलिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता है। आप घबरा रहे हैं कि आखिर काउंसलिंग मैं कैसे करवाऊंगा। आप काउंसलर को 15,000 20,000 फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है, ताकि आप अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकें बिना किसी दिक्कत की। उसके लिए आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। थर्ड, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है एंड सीडब्ल्यू उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अब पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, उनको क्या करवाना होता है, एक जांच करवानी होती है हॉस्पिटल में। एमसीसी एक है, हॉस्पिटल अपॉइंट करता है, उस हॉस्पिटल में जाके जांच करवाना होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए किस हॉस्पिटल में जाना है, आपका नोटिफिकेशन उसके लिए भी आ चुका है, बात करने वाले हैं। साथ में सीडब्ल्यू के जो स्टूडेंट होते हैं, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनके जो विडो आर्म होते हैं, यानी कि शहीद के बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, जो आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के दिल्ली कोटा के 85% स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उनके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला, आप सभी लोग कंप्लीट डिटेल्स समझिएगा। कम से कम डिटेल्स ऑफ द एमसीसी काउंसलिंग क्या होता है और प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आप अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकें। अगर आप हमसे काउंसलिंग के लिए सपोर्ट लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारे टीम का, यहां पे आप मैसेज करिए। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड 0 to 100 कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला, कि चॉइस फिलिंग कैसे होगी, या फिर हम बात करें कट ऑफ कितना है, इसे मेरा नंबर इतना है, उस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कंप्लीट सपोर्ट इस पे मिलने वाला है। तो आप जरूर इस पे मैसेज करिए। अब बात करते हैं एक सबसे पहले कंप्लीट डिटेल्स की, जो एमसीसी का आया है उसमें क्या क्या शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये है आपका कंप्लीट एमसीसी का शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, रिजल्ट कब आएगा, कैसे फीस जमा होगी, सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एडमिशन किस में होगा, तो एडमिशन आपका ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट जितनी होती हैं, जैसे जितने स्टेट होते हैं उस स्टेट में मान रहे हैं कोई एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है, तो उसकी जो 15 सीट होगी वो इस साइट के द्वारा भरी जाएगी, एमसीसी के द्वारा भरी जाएगी। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, इनकी फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये 10 लाख से 15 लाख एमबीबीएस कोर्स देती हैं। वहीं अगर बात करें बीडीएस की, तो 7 से 8 लाख रुपए इनका बीडीएस पर ईयर का कोर्स होता है, तो थोड़ी सी महंगी होती है उनकी 100% सीट। साथ में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, आपका डीयू हो गया, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एमबीबीएस करवाती हैं, तो इनकी भी 100% सीट इसी काउंसलिंग के द्वारा भरी जाएगी। यानी कि अगर आपको बीएचयू लेना है तो बीएचयू के लिए आपको कौन सी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी, यूपी काउंसलिंग के लिए नहीं जाना होगा, आपको एमसीसी काउंसलिंग के लिए जाना होगा, या ऑल इंडिया कोटा से जाना होगा। साथ में जितने एम्स हैं, आपके पूरे देश में एम्स फैले हुए हैं, चाहे हम बात करें एम्स ऋषिकेश की, एम्स गोरखपुर की, एम्स भोपाल की, आपको किसी भी एम्स में एडमिशन लेना है, चाहे एम्स दिल्ली की, तो आपको किससे काउंसलिंग करानी होगी, एमसीसी से, ऑल इंडिया कोटा से ही काउंसलिंग करानी होगी। थर्ड बात करते हैं आपके जिपमर और एएफएमसी, ये दो सेंट्रल कॉलेज होते हैं, इनमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आपको इसी काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करना होगा। तो आपको एक क्लियर हो गया कि कौन कौन कॉलेज में आप इस काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट है, जितने स्टेट कॉलेज होते हैं सभी में इस एमसीसी के काउंसलिंग से जाया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर और एएफएमसी। अब यहाँ पे एक एक करके एक एक कॉलम को समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कॉलम है वो है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय दी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी। जितने इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर कितनी सीट होती हैं, उनका पूरा एक सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाता है एमसीसी के द्वारा, ताकि बच्चे को समझ में आए कि अच्छा इतनी सीट है और इसमें से मुझे कॉलेज लेना है। तो कब से कब होगा, ये 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक रिलीज किया जाएगा। मेनली 14 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं सेकंड आता है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले जो नोटिफिकेशन आया था
अगर किसी बच्चे ने पहले वाला नोटिफिकेशन देखा हो तो उसमें था 21 अगस्त तक है रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइमिंग दी गई थी 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक पहले टाइमिंग दी गई थी, लेकिन जो अब टाइमिंग है वो 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक है। कब से कब तक? अप टू 12 नून। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है अप टू 12 नून, यानी कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा 14 अगस्त को। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 14 अगस्त को सुबह से ही साइट पे लगातार लगे हुए हैं, अब उनको क्या हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आप घबराइएगा मत, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ 14 अगस्त को 5 बजे चालू होगा या 14 अगस्त को 12 बजे चालू होगा। अब एक 14 अगस्त को किसी भी टाइम मेनली 12 बजे के बाद या 5-6 बजे तक शाम को चालू हो जाता है। तो 14 अगस्त से लेकर आपके 20 अगस्त तक, लेकिन लास्ट टाइमिंग जरूर ध्यान दीजिएगा, केवल 12 नून तक होगा, ओनली एज पर सर्वर टाइम। वहीं बात करते हैं पेमेंट की, तो जो पेमेंट होगा, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू दी 3 PM ऑफ द 20th अगस्त 2024 एज सर्वर टाइम। जैसे 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो आप 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना फॉर्म नंबर डालेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपका नीट का एप्लीकेशन होगा, साथ में आपका जो ईमेल आईडी डाले थे आपने फॉर्म भरते वक्त वो ईमेल आईडी जरूरी है, आप अपना फोन नंबर डालेंगे तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद फीस पेमेंट करनी होती है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग फीस होती है, अगर आप गवर्नमेंट के लिए फीस कर रहे हैं तो उसके लिए फीस अलग होती है, जनरल से हैं तो उसकी फीस अलग है, अगर ओबीसी एसटी एससी से हैं तो उसकी फीस अलग है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त फीस जमा करनी होती है। 1000 रुपए जनरल की फीस होती है, वहीं 10,000 रुपए आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस होती है। तो यहाँ पे आपको फीस जमा करनी होगी। साथ में आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। ये चॉइस फिलिंग क्या होता है, लॉकिंग क्या होता है? जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। इतने 200 कॉलेज हैं, 200 कॉलेज के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट होना है। अब क्या करेंगे, आपका जैसे नंबर 563 है, एक है वो लगा लेते हैं 563 नंबर है, आपको कोई स्टेट का एक मामूली सा कॉलेज मिलना है, तो आप क्या करेंगे, उस कॉलेज को सबसे ऊपर रखना चाहेंगे कि मुझे यही मिल जाए, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले जो टॉप के कॉलेज होते हैं, जिनको लग रहा है कि आपको मिलने के चांस नहीं है, उनको आप सबसे ऊपर रखिए। देन उसके बाद के कॉलेज, और जो आपको चांस है कि ये मुझे मिल जाएगा, उसको नीचे रखिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स बनती है उसमें क्या किया जाता है, आपको मान ले रहे हैं पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज रखा, चौथा कॉलेज रखा, पांचवा रखा, छठवां रखा। अब पहले मान ले रहे हैं आपका नंबर है 650, 650 में आपने सबसे पहला जो कॉलेज रखा वो एम्स दिल्ली रख दिया, वहीं सेकंड एम्स ऋषिकेश रख दिया, थर्ड एम्स भोपाल रख दिया, चौथे में राम मनोहर लोहिया रख दिया, पांचवें में केजीएमयू रख दिया, छठवें में आपने किसी स्टेट का, अपने स्टेट का कोई दूसरा अपने घर के आसपास का कॉलेज रख दिया। तो आपको 650 में मान रहे हैं पांचवा कॉलेज मिलना था। ये पांचवा कॉलेज आपको मिल सकता था आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग। तो क्या करेगा, जो उसमें कंप्यूटर होता है वो पहले कॉलेज को देखेगा, अच्छा है आपको नहीं मिलने वाला है, सेकंड देखेगा, सेकंड आपके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, थर्ड देखेगा, थर्ड नहीं मिलेगा, फोर्थ देखेगा, फोर्थ नहीं मिलेगा। लेकिन जब फिफ्थ कॉलेज पे आएगा तो देखेगा कि फिफ्थ कॉलेज आपको मिल सकता है और आपने फिफ्थ नंबर पे इसको भरा है, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आप अपना जो कॉलेज है, कई बार बच्चे क्या कहते हैं, आपको मिलना चाहिए था बहुत अच्छा कॉलेज, लेकिन वो एक है लोअर कैटेगरी का कॉलेज सबसे ऊपर रख देते हैं, तो जो सबसे ऊपर आप रखेंगे वही आपको अलॉट हो जाएगा, अगर आपको आप उसमें बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, एक कब से कब तक होगा, 16 अगस्त से लेकर 2024 टू 20 अगस्त 2024 अप टू 11:55 PM। 16 अगस्त से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ 14 अगस्त से, और आपका जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वो 16 अगस्त से। यानी कि आपने अगर 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए, 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन किया आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग साथ हाथ ही याद कर सकते हैं। वहीं
आपने जो अगर 14 अगस्त या 15 अगस्त का रजिस्ट्रेशन किया था तो आप 16 अगस्त को फिर से एनएमसी की साइट पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और वहां से आपका क्या हो जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर कितने कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, कितने कॉलेज फिल कर सकते हैं। एक कॉलेज से लेकर जितने कॉलेज हैं, मान लें 300 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप 300 कॉलेज को भर दीजिए, कोई लिमिट नहीं है। बस एक प्रेफरेंस अच्छा होना चाहिए कि मेरा प्रेफरेंस लिस्ट ये है। अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए हमारे या किसी अच्छे काउंसलर का आप साथ ले सकते हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज है कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, तो आप वहां पे काउंसलर की सपोर्ट आपके लिए बहुत रिक्वायर होती है। फिर बात करते हैं चॉइस लॉकिंग। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है चॉइस फिलिंग के बाद, चॉइस लॉकिंग की। चॉइस लॉकिंग क्या होता है, मान ले रहे हैं आपने 200 कॉलेज का एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाया कि पहले नंबर पे मुझे रखना है, दूसरे नंबर पे रखना है, तीसरे नंबर पे रखना है, चौथे नंबर पे रखना है। आपने कॉलेज की लिस्ट बना ली, लेकिन आपके किसी दोस्त ने डिस्कस किया कि आपको ये तो कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए था, आप ये क्या करो, जो 8वें नंबर पे रखे हो इसको लाके चौथे नंबर पे रख दो, आपको चौथे नंबर वाला कॉलेज मिल जाएगा। या जो आपने 5वें नंबर पे रखा उसको 7वें नंबर पे रखो। तो अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो कब से कब तक कर सकते हैं, 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक कर सकते हैं। अब चॉइस जो फिलिंग स्टार्ट होगी वो कब होगी, चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम दी 4 PM ऑफ दी 20th अगस्त। 20 अगस्त को 4 बजे से एक फिर से विंडो चालू होगा। इस विंडो में जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उसको लॉक करने का, यानी कि अगर आपने एक बार लॉक कर दिया है तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब अगर मान लेना सर मैंने लॉक करना भूल गया तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करिए, एक बार चेक करिए कि मेरा प्रेफरेंस फाइनल प्रेफरेंस यही है। उसके बाद 20 अगस्त को 4 बजे से जो आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, उस चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगा, उस चॉइस लॉकिंग में आप उस कॉलेज को लॉक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या एक ही कॉलेज लॉक किया जाएगा, नहीं, जो आपने पूरा का पूरा लिस्ट बनाया उस लिस्ट को लॉक किया जाएगा। लिस्ट लॉक होने के बाद कब से कब तक होगा, अप टू 11:55 PM ऑफ दी 20th अगस्त। 20 अगस्त को 4 बजे से चालू होगा और 12 बजे तक 11:55 तक चलेगा, यानी कि आपके पास लगभग 6 से 7 घंटे का समय है। देन आता है अगला स्टेप है प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब ये क्या, इसमें मुझे क्या करना है, अब ये जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका एमसीसी के द्वारा किया जाएगा। एमसीसी अपना आपने जो डाटा दिया उस डाटा को एनालाइज करेगा और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है वो अपना कॉलेज बनाएगा लिस्ट। ये कब से कब तक होगा, 21 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक होगा, तो इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट रिजल्ट। आपने जो डाटा यहाँ पे भरा है, आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग उसमें से एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपने को कॉलेज नहीं मिलना था तो आपको एक कॉलेज नहीं अलॉट होगा, लेकिन अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो उसमें आएगा आपका रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या कितने कॉलेज आपको अलॉट होंगे। यहाँ पे मान ले रहे हैं आपको 100 कॉलेज भरा था, क्या उसमें से 10 कॉलेज में से किसी एक को चूज करना होगा, नहीं, आपको केवल एक ही कॉलेज अलॉट होगा। एक आपका नाम होगा, नेम होगा, उस नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम होगा। आपका नाम, कॉलेज का नाम, जो आपको कॉलेज का अलॉट हुआ है वो हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा कब, तो 23 अगस्त को 2024 को। फिर क्या होगा, जो कॉलेज आपको मिला है, मान ले रहे हैं एग्जांपल एम्स दिल्ली मिल गया आपको। अब एम्स दिल्ली में क्या करना होगा, आपको जितना डॉक्यूमेंट लगता है सारे डॉक्यूमेंट लेने होंगे, फिजिकली जाके एम्स दिल्ली में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। आप क्या आपसे कब तक जा सकते हैं, 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक का 5 दिन का समय है। इन 5 दिनों में आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ उस कॉलेज पे जाइए, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज के ऊपर क्या होता है कि एक उनकी वेबसाइट होती है, आप वेबसाइट पे जाइएगा, खोलिएगा, उस वेबसाइट पे देखिएगा अच्छा ये कॉलेज स्पेसिफिक, कुछ कॉलेज होते हैं जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो तो कॉमन डॉक्यूमेंट है, कुछ स्पेसिफिक अगर डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप वहां से जाके देखिएगा, चेक करिएगा और जाके उस कॉलेज के ऊपर रिपोर्ट करिएगा कि अच्छा मेरी ये डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे मेरा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का PDF निकलवा लीजिएगा। साथ में नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय द इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ द डाटा बाय MMC। अब यहाँ पे जो कॉलेज को डाटा आपने दिया है
उस कॉलेज के डाटा को एमसीसी के साथ है शेयर किया जाएगा। क्या ये आप करने वाले नहीं? अब यहाँ पे भी आपका कोई काम नहीं है। ये वाला जो स्टेप है ये एमसीसी के द्वारा किया जाएगा कि आपने जो डाटा दिया है क्या वो डाटा सही है कि नहीं है। आपका जो एमसीसी का रैंकिंग है, एनटीए की रैंकिंग थी, वो रैंकिंग सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये डाटा आपका एनालाइज किया जाएगा एमसीसी के द्वारा। अब उसमें से आपको जो डाटा मिला है, आप कॉलेज को ज्वाइन कर लिए। अब मान रहे हैं पहले कॉलेज में आपको मिला था, कोई आपके स्टेट का एक कॉलेज मिला था, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे इससे बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। आपको कोई एक लोअर ग्रेड का कॉलेज मिला है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इससे अच्छा कोई कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या करेगा, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। ये तो हो गया पहला राउंड। अब आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो बच्चों ने क्या किया है, पहले राउंड में अंदर ज्वाइन नहीं किया है। अब पहले राउंड में कौन ज्वाइन नहीं किया है? जिनको लग रहा था कि मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब वो क्या करेंगे, जाएंगे अपने कॉलेज के ऊपर, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करवाएंगे। अब कॉलेज पे बताएंगे कि सर मैं कॉलेज नहीं ले रहा हूं, या मुझे अपग्रेड करना है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कॉलेज वाले होते हैं वो टिक लगा के रख लेते हैं ये बच्चा अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है। तो अपग्रेडेशन में क्या करना होता है, सेकंड राउंड चालू होता है। सेकंड राउंड कब से चालू होगा? 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक है। ये आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, जो कॉलेज के बचे हुए हैं, सीट बचे हुए हैं, उनके लिए कि अच्छा पहले राउंड में इतने सीट भर गए, अब इतने सीट बचे हुए, इतने के लिए मुझे नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन कौन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी ओपन फ्रॉम दी 5 सितंबर टू दी 10 सितंबर। 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक चलने वाला आपका रजिस्ट्रेशन। अब कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवाएगा इसकी बात करते हैं। जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, उनको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जिन्होंने कॉलेज ले लिया उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिनको अपग्रेड करना है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिन्हों फर्स्ट पहली बार जा रहे हैं, चॉइस पहली बार रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में कर रहे हैं, केवल वही क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको फीस देने की रिक्वायरमेंट होगी। फीस जो पहले वाले थे उनको भी अब फीस नहीं देनी है। साथ में यहाँ पे फीस पेमेंट विल बी अवेलेबल अप टू दी 3 PM ऑफ दी 10 सितंबर। 10 सितंबर तक 3 बजे तक फीस का पेमेंट होगा। अब फीस पेमेंट कौन कौन करेगा? जो पहले राउंड में क्या पार्टिसिपेट किए थे उनको फीस पेमेंट की जरूरत है? नहीं, वो नहीं करेंगे। क्या पहले राउंड में जिन्होंने कॉलेज पे जाके बताया कि सर मैं अपग्रेड करने जा रहा हूं, उनको फीस पेमेंट की जरूरत है? नहीं, उनको भी फीस पेमेंट की कोई जरूरत है नहीं है। केवल जो पहली बार रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको फीस पेमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पे आता है फिर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कौन कौन करेगा? चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस फिलिंग अब सब लोग करेंगे जो पहले बार में कॉलेज नहीं लिए। जैसे मान रहे हैं पहले बार में किसी को कॉलेज मिला था, वो कॉलेज पे गया ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं किया, वो क्या करेगा, सेकंड राउंड में आएगा। सेकंड राउंड में उनको चॉइस फिल करना होगा। जो अपग्रेड के लिए जा रहे हैं उनको भी सेकंड राउंड में चॉइस फिल करना होगा। और सेकंड राउंड में जिन्होंने काउंसलिंग किया, रजिस्ट्रेशन किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उनको भी चॉइस फिलिंग करना होगा। अब यहाँ पे भी सेम चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग में आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट डालेंगे और प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, एक कॉलेज चूज करना होगा। उसमें जब आप चॉइस लॉकिंग कर देंगे, अच्छा चॉइस लॉकिंग कब से कब तक है? 10 सितंबर को अप टू दी 11 PM ऑफ दी 10 सितंबर एज पर दिस सर्वर टाइम। 10 सितंबर को 11:55 तक आपका समय है। ये अब तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। ये आपको फिर से नहीं करना है, ये एमसी के द्वारा किया जाएगा। वहीं आता है रिजल्ट। तो 13 सितंबर को आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। जब 13 सितंबर को सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको फिर से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उस कॉलेज पे आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। कब से कब तक रिपोर्ट करना होगा? 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। अब यहाँ पे एक और स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। मान रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक है इंपॉर्टेंट है स्टेप आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मान लेना है पहले राउंड में, राउंड 1 की बात करते हैं। राउंड 1 में किसी को कॉलेज मिल गया था, कॉलेज अलॉट, कॉलेज अलॉट हो गया था। लेकिन ये जो बच्चा है इसने कॉलेज नहीं लिया, एक कहां पे चला गया, अपग्रेडेशन में, अपग्रेडेशन में चला गया।
तो अब ग्रेडेशन में जब गया तो उसने क्या किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया। सेकंड राउंड में राउंड टू में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया। अब यहाँ पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है अब इसको लेना ही लेना है। यहाँ पे अगर एक कॉलेज नहीं लेता है तो यहाँ पे इसका जो सिक्योरिटी फीस थी 10,000 रुपए, इस सिक्योरिटी फीस इसका जब्त हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको सिक्योरिटी फीस नहीं मिलने वाला है। पहले राउंड में जिसने कॉलेज नहीं लिया, सेकंड राउंड में गया, चॉइस फिल किया, कॉलेज अलॉट हुआ, अगर वो कॉलेज नहीं ले रहा तो उसकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। अब उसको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं पहले राउंड में जो अपग्रेडेशन के लिए गया है वो भी कॉलेज नहीं लेता, उसकी भी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी राउंड टू में। राउंड टू में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। ये तो बात हो गई। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपका क्या है, थर्ड यहाँ पे फिर से क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन आने के बाद कॉलेज को रिपोर्ट दे रहे हाँ इसका सही है, आप वहां पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो बात हो गई राउंड टू की। अब राउंड थ्री में क्या होगा, राउंड थ्री में फिर से आपका, या राउंड थ्री की बात करें, इसी का मापअप राउंड होता है। यहाँ पे क्या होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं जो राउंड टू में कॉलेज नहीं हुए, जिनका सिक्योरिटी फीस जब्त हो गया था। अब उनको फिर से 11,000 रुपए फिर से नया सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाते हैं। अगर या प्राइवेट के लिए जाते हैं तो 2,05,000 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगा, साथ में सिक्योरिटी फीस थर्ड राउंड के लिए, क्योंकि इस सेकंड राउंड में उनका जब्त हो चुका है। और जो बच्चे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, थर्ड राउंड में उनको लग रहा था कि मैं थर्ड राउंड में जाऊंगा, तो थर्ड राउंड में वो भी क्या करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। कब से कब तक, 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक करेंगे। फीस पेमेंट कब से कब तक होगा, 2 अक्टूबर तक होगा। और वहीं बात करते हैं चॉइस फिलिंग लॉकिंग कब से कब तक होगा, 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होगा। और लॉकिंग कब होगा, 2 अक्टूबर को। आपको जो लॉकिंग करना है वो कब करना है, जो चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट होता है उसी में लॉक करना है। तो 2 अक्टूबर को आपका 11:55 PM तक है आपका चॉइस लॉकिंग होगा। फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जैसे फर्स्ट सेकंड राउंड में हुआ वही होता है। रिपोर्ट है, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 अक्टूबर को। रिपोर्ट कब करना है, 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक है। इसमें लगभग 6 से 7 दिन का समय दिया जाता है। आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज पे जाएंगे। अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, सीट ले लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मान लेना सीट नहीं लेते हैं, आपको लगता है कि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का चांस नहीं दिया जाएगा। साथ में वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो उसके लिए एक लास्ट राउंड चलता है, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है स्टे वैकेंसी राउंड है। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है कि फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए समय दिया जाता है। कब से कब तक है, 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है। वहीं चॉइस फिलिंग की बात करें 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मिलेगा। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 21-22 अक्टूबर का होगा। और रिजल्ट की बात करें तो 23 अक्टूबर का होगा। इसमें बहुत कम समय दिया जाता है। वहीं रिपोर्टिंग टाइम कब से कब तक होगा, 7 दिनों का रिपोर्टिंग टाइम होगा। और यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको एडमिशन लेना होगा। ये पूरा स्टेप हो गया है काउंसलिंग का शेड्यूल का, कि कब से कब तक क्या क्या होगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल absence of the time schedule, also keeping view the limited time available for the conducting counseling of the participating institute college are the directed to treat all Saturday Sunday and gazetted holiday as a working day। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे मान रहे हैं जो आपका फीस पेमेंट का समय है, कॉलेज पे जाने का समय है, क्योंकि कॉलेज की अपनी एक खुद की फीस होती है। तो कॉलेज की फीस मान रहे हैं सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो सैटरडे संडे में क्या है, आपका बैंक बंद है, तो वहां पे कॉलेज कैसे, वहां की फीस कैसे भरेंगे। तो जो आपका सैटरडे संडे है वहां के लिए आपका कॉलेज खुला रहेगा। और बैंक की बात करते हैं तो बैंक की जो फीस होती है तो कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जैसे रिजल्ट आता है वहां पे आपका फीस लिखा रहेगा कि मेरे कॉलेज की फीस इतनी है, आप उसका डीडी बनवा लीजिए बैंक से और सैटरडे संडे में जाके जमा कर दीजिए। तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये तो बात हो गई पूरी काउंसलिंग के शेड्यूल की। अब सेकंड हमारे पास स्टेप, जो सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करने वाले थे वो ये है कि आखिर काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। काउंसलिंग के एक स्टेप की बात करते हैं। तो जो काउंसलिंग का स्टेप होता है, सबसे पहले बता ही दिया कि किस किस में आपको एडमिशन लेना है। एम्स में लेना है, डीयू कोटा में एडमिशन लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एमयू, जामिया इस्लामिया, जिपमर में, एफएमसी में, गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में,
ESICC कोटा के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसी प्रोसेस से एडमिशन लेंगे। साथ में 2 IPU सेंट्रल कॉलेज होते हैं जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली कोटा के अंदर आते हैं, उनमें भी इसी से आपको एडमिशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, आपका NTA का खेल खत्म है, अब यहाँ पे NTA से कोई मतलब नहीं है। कहाँ पे एडमिशन होगा, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्पेशल साइट है mcc.nic.in। इस साइट पे आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके से एडमिशन के लिए आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप एडमिशन करेंगे। एडमिशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त यूज किया था, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे आप यूज करिएगा, क्योंकि उसी पे आपका ईमेल आएगा, उसी पे आपका मैसेज आएगा। साथ में ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए, और वही ईमेल आईडी है आपको यूज करना है जो आपने NTA के रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूज किया था, नीट का रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूज किया था। तो यहाँ पे 2 चीजें अगर आपका अभी भी मिस है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ईमेल आईडी बंद हो जाता है या फिर आपका मोबाइल नंबर गायब हो चुका है, तो अभी भी समय आप इसको चालू करवा लीजिए, क्योंकि कंप्लीट है, आपका नोटिफिकेशन इसी पे आने वाला है। तो इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड, आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फीस पेमेंट कितनी करनी होगी। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस होता है जनरल कैटेगरी के लिए। 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं होगा। वहीं 10,000 रुपए आपका सिक्योरिटी फीस होता है जो कि रिफंडेबल होता है। ये अगर आप कॉलेज नहीं ले रहे हैं तो आपको रिफंड हो जाएगा। टोटल यानी कि जनरल के लिए 11,000 रुपए फीस जमा करना होगा। वहीं बात करते हैं अगर आप OBC से, ST से, SC से या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली वो 500 रुपए होने वाली है, और आपका जो रिफंडेबल फीस है वो है 5,000 रुपए, ये आपको रिफंड हो जाएगी। तो ये आप इसमें टोटल 5500 रुपए आपको फीस देनी होगी। अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तभी क्या होगा, ये रिफंडेबल होगा जब आप फ्री एग्जिट करेंगे। वहीं बात करते हैं अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको 10,000 रुपए फीस पेमेंट करनी होगी, जनरल कैटेगरी से है। 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। वहीं 2 लाख रुपए रिफंडेबल फीस होती है, और अगर आप SC ST से OBC से बिलोंग करते हैं तो 5,000 रुपए आप रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है, और 2 लाख रुपए आपका रिफंडेबल फीस होता है, ये आपको जमा करना होगा। क्या अगर सर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और गवर्नमेंट के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो क्या मुझे 2,10,000 साथ में 11,000 जमा करना होगा? नहीं, जो हायर फीस होती है यानी कि 2,10,000 इसी में आपका दोनों कॉलेज का हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल क्या करते हैं 10,000 11,000 रुपए पेमेंट करते हैं तो उसमें केवल आप गवर्नमेंट सीट के लिए ही जा सकते हैं। फिर बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आपको यह पता ही है। चॉइस फिलिंग आपका एक है, कॉलेज को आप क्या करिएगा, अपने रैंक के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करिएगा और उस रैंक के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल करिएगा। चॉइस फिलिंग के बाद प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगा आपका। प्रेफरेंस लिस्ट बनने के बाद क्या होगा, आपको चॉइस लॉक करना होगा। जब चॉइस लॉक करेंगे, चॉइस लॉक करेंगे तो चॉइस लॉक करने के बाद आपके प्रेफरेंस लिस्ट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आपको जैसे मान ले रहे हैं आपका रैंक कितना था, कौन सा कोटा, ऑल इंडिया कोटा, कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया जाएगा। कोर्स कौन सा अलॉट हुआ है, MBBS अलॉट हुआ, कैटेगरी कौन सी थी, ओपन थी, यहाँ पे जनरल था, और रिमार्क की बात करते हैं तो अलॉट हो गया। अगर अलॉट हुआ रहेगा तो यहाँ पे नाम आ जाएगा अलॉटेड। अगर मान रहे हैं आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो नाम लिख दिया जाएगा नॉट अलॉटेड, तो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या करना होगा, आपको रिपोर्टिंग करना होगा कॉलेज के ऊपर। अब कॉलेज के ऊपर रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट आप को बताया जाएगा वो डॉक्यूमेंट लेकर आप कॉलेज के ऊपर जाएंगे, वहां पे एक कॉलेज की फीस भरेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर मान रहे हैं आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो कॉलेज पे बताएगा कि सर मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है। अगर सेकंड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप वहां पे जाके बताएगा सर कॉलेज ये लिस्ट में, ये
सीट मैं नहीं ले रहा हूं, जो मुझे अपग्रेडेड सीट है उसको ले रहा हूं। तो आप सेकंड कॉलेज के ऊपर जाके क्या करिएगा, सेम डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई करवाइएगा, अपनी फीस लीजिएगा और वहां पे जमा करिएगा। तो वहां पे आपको नया कॉलेज, नया लिस्ट मिल जाएगा। थर्ड बात करते हैं, फिर क्या होगा, अब काउंसलिंग के प्रोसेस आप अगर एडमिशन ले लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर जो हमारा कॉलेज का लिस्ट है, मान ले रहे हैं पहले राउंड में, राउंड वन में आपने कॉलेज नहीं लिया, आपको सीट अलॉट हुआ था, कॉलेज नहीं लिया, तो आप किस में जाइएगा, राउंड टू में जाइएगा। अब राउंड टू में आपको सीट अलॉट हो गया, लेकिन आप राउंड टू में भी नहीं लेते हैं, कहते हैं कि मुझे अपग्रेडेशन, तो यहां पे अपग्रेडेशन का कोई चांस नहीं मिलता है। आपका जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर लिया जाएगा, यहां पे फोरफिट हो जाएगी, यानी कि आपको अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना, फिर से आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगा। ये बात होती है पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस की। अब यहाँ पे अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइए। यहाँ पे हमने बात की कंप्लीट प्रोसेस की। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग के लिए अगर आप हमसे मदद लेना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस है। ये जो फीस है केवल उन बच्चों के लिए है जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में। तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए, इस पे जो आपका काउंसलिंग का फीस है 1499 पेड काउंसलिंग का फीस है। इस में हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट है, हमारे पास है स्पेशल काउंसलर हैं, उनसे प्रेफरेंस लिस्ट बनवाते हैं और आपको बताएंगे कि आप ये प्रेफरेंस लिस्ट रखिए, या कोई भी दिक्कत आ रही पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में कंप्लीट मदद करते हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसमें आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा या फिर मैं पर्सनली आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी समझ में आए कि आखिर काउंसलिंग कैसे की जाती है।